आज का जो हमारा ये क्लास है, हम लोगों की क्लास आज की है यूजीसी नेट समाचार ये द्वितीय प्रश्न पत्रों पर हम बात कर रहे हैं। जनवरी 2017 का पेपर है, ये तीसरी पार्ट है, आप लोगों के लिए तीसरा पार्ट है। मैं आपको बता दूं कि 2017 में 2 बार पेपर हुए थे, एक हुआ था नवंबर में, एक हुआ था जनवरी में। ठीक है, याद रखिएगा। नवंबर में बेसिकली 2 पेपर, पहले ना 2 पेपर हुआ करते थे। समाज कार्य का सेकंड पेपर आता था, समाज कार्य का तृतीय पेपर आता था। आप लोगों ने देखा भी होगा, मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये तो जनवरी की बात मैं कर रहा हूँ, सेकंड और थर्ड था। और बात करेंगे हम लोग नवंबर में भी, तो वो भी वहाँ पर भी सेकंड और थर्ड मिलेगा, आप लोगों को 2 पेपर मिलेंगे। तो टोटल पहले के समय में ना 50 इसमें आते थे फर्स्ट सेकंड वाले में, 75 आते थे थर्ड वाले में। तो दोनों को मिला दिया जाए तो कितना बन जाता है? 125। हाँ, तो 125 प्रश्न आते थे। हाँ, ज्वाइनिंग का मैसेज आया हुआ है। अच्छा, तो कुल टोटल पहले 125 प्रश्नों का जो है पूछा जाता था पहले। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो अभी नहीं, कोई ज्वाइन नहीं हो रहा है। तो अगर अभी हम बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आ गए हैं आज हम लोग पार्ट 3 में 31 पे। कह रहा है कि निम्न में से कौन जनशक्ति नियोजन का एक मानदंड नहीं है? तो देखिए, कर्मचारी परिवर्तन आपका माना जाएगा, भावी जनशक्ति आवश्यकताएं भी मानी जाएंगी, संगठन की वृद्धि दर भी माना जाएगा, और कार्य संवर्धन भी माना जाएगा। तो आप सॉरी कार्य संवर्धन का माना जाएगा, ये नहीं माना जाएगा भाई। ये नहीं ये होगा सर, बेसिकली ये एक प्रक्रिया है। संवर्धन मतलब प्रक्रिया मानता है जो उन्हें अधिक प्रेरित करने के लिए मौजूद नौकरियों के आयाम को जोड़ता है। तो नौकरी का आयाम था, यहाँ पे जनशक्ति नियोजन की बात थी, तो यहाँ पे नौकरी वाले का अगर आप करें तो सबसे बेटर माना जाएगा। तो जनशक्ति नियोजन के लिए न केवल आवश्यक पुरुषों की संख्या का एक सरल मूल्यांकन की भी आवश्यकता हमें देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही रहेगा। बाकी कर्मचारी परिवर्तन क्या होता है आप जानते भी होंगे, कर्मचारी टर्नओवर रेट इसको बोलना है। उन कर्मचारियों की संख्या बेसिकली हम मापते हैं जो एक निर्दिष्ट समय अवधि के दौरान एक संगठन को छोड़ते हैं, तो परिवर्तन होता है, कर्मचारी परिवर्तन का नाम देते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे कि एक बढ़ी हुई उत्तरजीविका का दर या संगठन की वृद्धि दर, तो अधिक लाभ और संगठनात्मक सदस्यों के लिए प्रतिष्ठा में वृद्धि की जब बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि संगठन में की वृद्धि दर है। और भावी जनशक्ति आवश्यकता की लिए जब बात करते हैं, तो अगर हम बात करें वर्तमान समय में जनशक्ति सूची का विश्लेषण, भविष्य की जनशक्ति पूर्वानुमान बनाना, रोजगार कार्यक्रम विकसित करना, डिज़ाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम को विकसित करना, तो वो भावी जनशक्ति आवश्यकता को बताती है। तो यहाँ पे ये तीनों माना जाता है जनशक्ति नियोजन में, ये तीनों का नाम आएगा। परंतु कार्य जो संवर्धन है ये नौकरी का नाम आता है, इसलिए जनशक्ति नियोजन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही रहेगा। कार्य विनिर्देशन निम्न में से किससे संबंधित है? तो आप लोग का कहना होगा कि भाई यहाँ पे अगर हम बात करें कार्य विनिर्देशन, मतलब कार्य विनिर्देशन को कार्य विशिष्टता भी बोल सकते हो आप लोग। इसकी जिम्मेदारी, वांछित तकनीकी, शारीरिक कौशल, संवादी क्षमता, बहुत कुछ सहित किसी भी नौकरी के बारे में विस्तृत जानकारी रहती है, या किसी विशेष नौकरी के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार का चयन करने में मदद करता है ये। तो मैं आपसे कहूँगा कि 32 वाले का आप लोग जवाब दीजिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, योग्यता और अनुभव, है ना, यही सही रहेगा 32 का। 33 की बात कर लेते हैं। सर ये ऑप्शन गलत आएगा जी, सर इसका ए लग रहा है। कार्य का निर्देशन है सर ये। कार्य निर्देशन का डायरेक्शन की बात कर रहे थे, डायरेक्शन की बात कर रहे थे सर, ए में नहीं हो जाएगा कार्य वितरण। अच्छा जी, और कोई लोग अपने बारे में बताएं। हाँ, वही वितरण विवरण वही बात, हाँ समझ गया। और भी कोई बताएं जरा। वर्क डिस्क्रिप्शन, जॉब सर्टिफिकेशन इज द रिलेटेड टू क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। कहाँ से होगा भैया बताइए जरा वर्क एक्सपीरियंस, अरे वर्क डिस्क्रिप्शन बताइए। क्वेश्चन नंबर 32 का सर आप, सर जी डी होगा, डी होगा डी सही है, डी सही लग रहा है। सही लग नहीं रहा, वो 110% सही है।
आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ या राज्य सरकार के कार्यों के संबंध में सेवाओं और पदों पर नियुक्ति के लिए, अब देखिए प्रश्न केवल इतना है, सेवा और पदों की नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति के दावों पर विचार किया गया है। सर ज्वाइन ज्वाइन करना ऐसे जा रहा है। अरे भैया, 335 सर, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन 335। चलिए पहले हम देख लेते हैं 303 के 2, 330 के 2। 330 2 क्या बोलता है? ये कहता है लोकसभा में, मालूम है किसी को, लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC एंड ST के लिए स्थान का संरक्षण की बात करता है। 330 का 2। अच्छा 164 यानी 164 का 1 यानी A, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, वही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल और मुख्यमंत्री की सलाह पर किया जाएगा। यह अनुच्छेद 164 बताता है। 164। 335 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और यहाँ तक कि पिछड़ा वर्ग। देखिए यहाँ पर इसको लिखना चाहिए था एक और शब्द, हाँ सर ओबीसी को भी, ओबीसी के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों का आरक्षण का प्रावधान, इसमें नियुक्ति की बात की गई है। अनुच्छेद 335। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक पदों पर अवसर की समानता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। और लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता कौन से अनुच्छेद में है? ये 16 में ना, 16। ठीक है, याद रखिएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी सही बताया था आप लोगों ने। निम्नलिखित में से कौन मानव संसाधन विकास का आयाम नहीं है? ऑप्शन 2। ओके, अच्छा एक चीज आप बताइए जरा मुझे। भारतीय आएगा। भारतीय आएगा। तो सी, हाँ सी लग अच्छा रहा है। अच्छा भर्ती लग रहा है। अच्छा, चलो अच्छा ठीक है, देखते हैं। सभी लोगों का सी है कि भाई कोई पलट गया है? हाँ सर सी आएगा। अच्छा पलट गए आप लोग फिर तो। सी लग रहा है। अच्छा ए लग रहा है, चलो फिर देखते हैं। देखो मानव संसाधन विकास बारे में जब हम बात करते हैं तो एक संरचना है ना, जो संगठन के या राष्ट्र के लक्ष्यों को संतोषजनक ढंग से पूरा करने के साथ व्यक्ति विशेष के विकास की अनुमति देता है। अच्छा मानव संसाधन जब विकास की बात करते हैं तो 15 अगस्त 1947 हमें याद आता है। तो उसके अंतर्गत अगर हम चर्चा पर चर्चा करते भी है ना, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, कैरियर विकास और नियोजन और प्रशिक्षण, ये तीनों शामिल होते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत बात करें तो आप लोग MHRD का नाम सुना होगा, जिसमें शिक्षा मंत्रालय का नाम आया है। और ये आप राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जो है, अगर हम बात करें राष्ट्रपति थे ये उस समय, और उसी दौरान इन्होंने शिक्षा मंत्रालय की मंजूरी भी दी थी इन 2020 में। तो याद रखिएगा आप सभी लोग MHRD के बारे में थोड़ा सा। लेकिन यहाँ पर आप लोग पूछा था कौन सा आयाम नहीं है, तो प्रशिक्षण भी है, कैरियर के विकास की बात करना और कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना, ये तीनों माना जाता है। इनटेक नहीं माना जाता है। इनटेक भर्ती होता है ये, है ना। और ये भर्ती बेसिकली क्लाइंट वगैरह को होता है, ग्रुप को होता है, कम्युनिटी को होता है। मानव संसाधन विकास के अंतर्गत आयामों में नहीं होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही रहेगा। जरा मैच करिए। वन का सी हो जाएगा। अच्छा पेमेंट बेस एंड एक्ट 1936। ओके, अप्रेंटिस का सर हटका टू। एक ए। मिनट। हाँ
देखिए, द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है 1961। अरे यार, 1976। अप्रेंटिस एक्ट की बात करेंगे तो 1961। बात करेंगे द पेमेंट भुगतान हो जाएगा। भुगतान अधिनियम है, ये 1936। द ट्रेड यूनियन एक्ट 26। 26। अब मैच कर दीजिए, ऑप्शन कौन सा गया सही। सी ऑप्शन। सी, ठीक। बताइए जरा इसको। सी। बी का डी, अच्छा, ए का सी आएगा। सी का बी और डी का ए। ई का ए। अच्छा, ये तो कितना सरल। ऑप्शन बी। ये सरल हो गया। ओके, देखिए, प्रजनक शिशु स्वास्थ्य माता पिता शिशु ना, यस सर। और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की बात अगर हम लोग करते हैं तो ग्रामीण स्तर पर रोजगार देता है ही ना। अभिघात उत्तर तनाव विकार की अगर हम लोग बात करते हैं तो अभिघात को ही रिप्रेजेंट करेगा, और पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो तो पुलिस संस्थान ही रिप्रेजेंट करेगा। तो ऑप्शन कौन सा सही गया? दूसरा। बी ऑप्शन। अब देखिए, जो ये मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से ना, प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम सितंबर 2022 में शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में कमी लाने की बात की गई थी, है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और जो ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, ये अधिनियमित किया गया था 7 सितंबर 2005 को। 2 फरवरी 2006 को ये 200 ज़िले में से शुरू हुआ था। सबसे पहले आपका स्टार्ट हुआ था राजस्थान से, है कि नहीं। और कम से कम 100 दिनों की, हाँ, कम से कम 100 दिनों की इसमें क्या बताई गई है, रोजगार की गारंटी, और जिसमें 220 रुपये न्यूनतम मजदूरी, है ना। तो ये आप इस पर ध्यान रखिएगा सभी लोग। और ये अगर हम बात करते हैं, आपने नाम सुना होगा PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, है ना। अभी बात होती है। हाँ, यही अभिघात उत्तर तनाव विकार कहते हैं इसको। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, यह एक भयानक घटना की अनुभव करना या उसको देखने के बाद ठीक होने में विफलता की विशेषता का शिकार होना बताता है आपका PTSD, है ना। अभिघात को एस से क्या है सर? एस से स्ट्रेस मतलब तनाव। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो की बात करेंगे तो आप जानते होंगे इसके महानिदेशक वरिष्ठ अधिकारी VS कौमोदी हैं। स्थापना इसकी हुई थी 28 अगस्त 1970। तो ये बहुआयामी और परामर्शदाता का संगठन है ना, ध्यान रखिएगा। मैच करिए जरा सूची। ए का डी सर। 24 आप सब डी सर। पहले का डी। बाल श्रम का प्रतिरोध होगा। अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट सही सही सही, गुड 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 गुड। बहुत इजी है सर, दोनों ही। 40 आपका किससे मैच हो जाएगा? ग्राम पंचायत। 39 डी समान कार्य, समान कार्य, समान विकल्प। और 32 तो भाई जानते ही हो। किसने बोला है मैग्ना कार्टा? किसने बोला है मैग्ना कार्टा? अनुच्छेद 32 को, अनुच्छेद 32 को किसने बोला है मैग्ना कार्टा? मैग्ना अरे संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा। हाँ, अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा किसने बोला है? हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला है। बहुत बढ़िया जवाब। ऑप्शन बता दीजिए कौन सा सही गया यहाँ पे, कौन सा सही गया?
38 बताइए जरा। सूची 1 है, सूची 2 है। जजमानी प्रथा कौन सी होगी? जाती है कि कोई बच्चा कह रहा है सर को बोल दो। अब डी ये सर, ये जजमानी प्रथा डी है। अप्रतिमानता। अच्छा अच्छा, ठीक है। जजमानी जो प्रथा होगी वो आपकी क्या कहलाएगी? जाति, हाँ। अति सुसंगत संस्कृति संस्कृति, ठीक है। आदर्श विहीनता ये अप्रतिमानता होगा। भौतिक सभ्यता। कौन सा गया ऑप्शन नंबर? ऐसे। सूची 1 सूची 2। सर्वेक्षण क्या होगा? प्रश्नावली, ठीक है। त्वरित ग्रामीण, आप लोगों को इसी में सवाल। समस्या का अरे त्वरित का मतलब तीव्र, तो ये तीव्र गति से तथ्यों का संकलन करना होगा ना। सर ग्रामीण मूल्यांकन, ये रैपिड रूरल अप्रेजल की बात कर रहा हूँ। हाँ सर वही होगा, सही कह रहे हैं आप। सही है सर। रैपिड है ये, तीव्र गति से अवलोकन करता है ये। 1938 में इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट ये स्टडी यूके के द्वारा फेलो रॉबर्ट चैम्बर्स, एक प्रश्न आया था रॉबर्ट चैम्बर्स को लेकर ना। सर वो पीआरए के सर रॉबर्ट चैम्बर्स। नहीं, पीआरए में उनका नाम नहीं आता सर। सर पीआरए में उनका नाम नहीं आता है। जो है कैस्ट्रो का नाम आता है। ल्यूगी कैस्ट्रो का नाम आता है पीआरए में। और आरआरए में किसका नाम आता है? चैम्बर्स का नाम आता है ना? चैम्बर्स का नाम आता है, ठीक है ना? क्लियर हो गया? हाँ सर। और यहाँ पे देखिए एक आपके सामने और आ गया, जो है भागीदारी पूर्ण अधिगम उपागम, पीआरए। दार्शनिक है ना, सक्रिय वयस्क, शिक्षा विधि है ना, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाला है आपका भी। भागीदारी ग्रामीण मूल्यांकन, टाइमलाइन बस। सही कौन सा क्या ऑप्शन? डी सर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक सही है। क्वेश्चन नंबर 40 बताइए। जॉर्ज सीमेंस, सामाजिकताओं का तत्व, मैं कई बार पेज, संबंधों का जाल। राधा कमल मुखर्जी, आर.के. मुखर्जी, सामाजिक मूल्यों की भारतीय समाज कार्य के जनक कौन? अगस्त कांटे। गलत जवाब। होगा संकुल अगस्त पोपटे। भारतीय समाज कार्य के जनक कौन है? राधा कमल मुखर्जी सर। नरेंद्र नाथ और ये राधा कमल मुखर्जी। राधा कमल मुखर्जी सही जवाब। आर.के. मुखर्जी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट जवाब यहाँ पे होगा। अच्छा बताइए, इनका कहाँ मिला रहा था मैं, राधा कमल मुखर्जी का? सामाजिक मूल्यों की संरचना पे ना। आगस्ट कामटे, अच्छा पता है आपको आगस्ट कामटे के बारे? आगस्ट कामटे ना धार्मिक अवस्था, तात्विक अवस्था, प्रत्यक्ष और वैज्ञानिक अवस्था,
इसमें इस चीज़ को बात है। तो जो आध्यात्मिक है वो काल्पनिक है, जो तात्विक है वो गुणात्मक है, जो वैज्ञानिक है वो सकारात्मक है कि नहीं? यहाँ पे सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी। संघों का संकुल, तो इसका मतलब क्या हुआ? संघों का मतलब, इन्होंने जो संघों का संकुल की बात कर रहे हैं, एक बात दिखाते हैं इंग्लिश भी, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स ऑफ एसोसिएशन, संघों की जटिलता, समझ में आया आप? हाँ, जटिलता, बहुरचीखंडी वाला किसने दिया ना? हाँ हाँ सही। बताइए, प्रभावी फील्ड वर्क प्रशिक्षण सिर्फ सिद्धांत और व्यवहार के समन्वय से संभव है। सही है? हाँ सर, अच्छा जी, दोनों आ रहे हैं ना सर, सही है। ठीक है। और समाज कार्य एक व्यवहार मूलक पेशा है, ये तो सही है। हाँ, तो बताओ व्याख्या हो रही नहीं? हो रही है सर। अच्छा, व्याख्या कैसे हो रही मैडम, जरा बताओ। आज ज़्यादा डिस्कस करेंगे। बताओ व्याख्या कैसे हो रही है ऐसे प्रश्नों की? आपने कैसे कह दिया कि व्याख्या? बताइए। सर व्याख्या हो रही है क्योंकि ये व्यवहार मूलक पेशे की बात कर रहा है और फिर बता भी रहा है ना कि फील्ड में जाके जो मतलब जो व्यवहार के समन्वय से संबंध है, लिखा हुआ है ना सर, सिद्धांत और व्यवहार। चलो सर, ठीक है ठीक है ठीक है। बताइए जरा विजय सर, हाँ सर। बताइए जरा व्याख्या कैसे? सर जो फील्ड वर्क करवाते हैं हम लोग, हाँ उसमें हम जो कक्षा में पढ़ाते हैं सिद्धांत और इसको जो व्याख्या करते हैं व्यक्ति कार्य की और ग्रुप वर्ग की, हाँ तो उसको व्यवहार में कैसे लाया जाए, तो ग्रामीण में सहभागिता करवाई जाती है, तो समाज कार्य तो वही उद्देश्य है, तो हो रही व्याख्या की हो रही सर। चलो बढ़िया है। अप्लाइड प्रश्न है, आप लोगों ने अपने अपने हिसाब से बोला, सही बोला है। देखिए, समाज कार्य एक व्यावसायिक विधा है, ये आप जानते हैं। समाज कार्य एक व्यावसायिक विधा है, ये आपको मालूम है, मतलब प्रोफेशनल वर्क है। तो जब व्यावसायिक होने का कारण क्या था, प्रोफेशनल क्यों हुआ? ये हुआ फील्ड वर्क से रिलेटेड। मैं आपको बता दूं, आप लोग को जो भी आप प्रोग्राम पढ़ते हैं या प्रोग्राम आप लेते हैं, अच्छा पता है आपको बीए? बताइए कितने लोग बताओगे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है बीए कि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है बीए? एजुकेशनल। तो कैसे है, प्रोफेशनल नहीं है। अच्छा, क्यों आपने बीए को बोला एजुकेशनल क्वालिफिकेशन? क्यों क्योंकि वो इंस्टीट्यूट के अंदर, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल का जो दायरा रखा गया, वो दायरा पेशे से नहीं जोड़ा गया है, प्रोफेशनल से। एक मिनट होल्ड रखना जरा बच्चों, एक मिनट, जस्ट मिनट होल्ड रखना। हाँ, आ जाइए, ऊपर आइए। शुरुआत करते हैं। तो ये याद रखना आप सभी लोग, ठीक ना? कारण क्या है, व्यवसायिक या होने के नीति नाते मैं बताऊँ, जो भी व्यवहारिक एक्टिविटी होती है ना, वो चीज़ें मेंशन की जाती है फील्ड वर्क से। समझ में आया? चलो ठीक है, तो इसकी व्याख्या होगी। चलो बहुत बढ़िया, गुड। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में। तो जो ये क्वेश्चन नंबर 42 हमारे सामने है, आप बताइए जरा कि समाज कार्य भारत में अपनी पहचान नहीं बना पाया है। क्या ये बात सही है? सही है सर। सही है। गुड। तर्क कह रहा है आपसे कि समाज कार्य व्यवहार का आधार विस्तृत है। विस्तृत का मतलब ब्रॉड लेवल पर है, एक्सप्लेनेशन। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 42 है, जवाब क्या देना चाहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। विजय सर एक्टिव रहिए, नहीं बोल रहे हो आप, बोलते रहिए। देखिए, व्याख्या हो रही है। अच्छा, ठीक ठीक। 43 देखिए, समाज कार्य सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है। सही है सर। हाँ सर, सही है। अच्छा, तो बढ़ावा देता है, चलो ठीक है। क्या समाज कार्य सभी लोगों को समाज कार्य द्वारा स्वीकृति और उनकी इच्छा के अनुसार विधि से उनके व्यक्तित्व विकास का समान अवसर प्रदान करता है? क्या बात है, बड़ा सरल सरल प्रश्न मिल रहे हैं, है ना? और आसानी से आप आइडेंटिफाई भी कर पा रहे हैं। अच्छा, जितने लोग समझ नहीं आएगा भाई पूछ लेना, बच्चे ही जवाब देंगे।
कोई बच्चा ऐसा है जिनको समझ नहीं आया हो, व्याख्या हो रही है नहीं हो रही है? रूपम, रतिका? मुझे 42 में व्याख्या नहीं हो। अरे कहाँ पढ़ी हो? तो पूछना चाहिए, मैं आगे बढ़ गया, अब फिर कह रही हो अब बताओ। चलो 42 देखो, शर्माते हो क्या? हैं? चलो आगे देखो, देखो यहाँ पे देखो, समाज कार्य भारत ने अपनी पहचान नहीं बना पाया है। हाँ ये सही है। अब बताओ, अच्छा अगर भारत में समाज कार्य अपनी पहचान बना लिया होता तो आज तो जाहिर सी बात है कि हर जगह सोशल वर्कर होते। और पहचान इसलिए बना क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि सही तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से काम जो है, वैज्ञानिक ढंग से काम जो है भारत में नहीं चल पा रहे हैं। रीजन से यह है कि अनप्रोफेशनल व्यक्ति भी जो बीए कर रखा है, जो इंटर पास है, जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, वो भी लगेगा काउंसलिंग करने। अच्छा ओके सर, इस तरीके से विस्तृत तो फिर सही है। मैं ये सोच रही थी कि मतलब ये विस्तृत है तो फिर बनाना चाहिए था। अरे भाई ये तो अप्लाइड ही प्रश्न तो है ही है रूपम। ये कौन सा प्रश्न आपको वो मिल रहा है फैक्ट वाला? अप्लाइड ही तो है ये सारे प्रश्न, है ना? जी सर अब आ गया सर। तो वही है। लेक्चरर ने बोली है ना यही बात से। अच्छा दूसरी बात, ये समझ में आ गया 43? जी आ गया। चलो 44 देखो। एक लंबित प्रस्ताव को संरचना का सही क्रम व्यवस्थित है। लंबित प्रस्ताव, अब सोच रहे होंगे लंबित क्या है, तो थोड़ा सा देखते हैं इंग्लिश भी। सीक्वेंस स्ट्रक्चर बता रहा है, फंडिंग प्रपोजल, है ना? प्रपोजल, हाँ प्रपोजल। तो फंडिंग प्रपोजल के बारे में बात कर रहा है ना? है कि नहीं? अब एक बार इंग्लिश देख लीजिए थोड़ा फटाफट। बैकग्राउंड आ रहा है, सेटलमेंट, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम आ रही है ना? है कि नहीं? तो देख लीजिए फटाफट। जस्टिफिकेशन आ रहा है ना? और आपका गोल आ रहा है, प्लान एक्टिविटी आ रही है, डिवीज़न ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, इम्प्लीमेशन आ रहा है। इतना सरल प्रश्न है, लेकिन देखो बच्चों के लिए टफ बन सकता है ऐसे क्वेश्चन, है कि नहीं? चलो अब हम आगे बढ़े, हिंदी में आ जाए। उसमें क्या नाम है, हिंदी में देखिए, आप जरा बताइए एक बार। पृष्ठभूमि पहले लेंगे, पृष्ठभूमि लेंगे। अभी हम लोगों ने किसी स्टेटमेंट को काट नहीं पाए। अच्छा आगे बात करते हैं। समस्या का कथन होगा कि परियोजना का औचित्य। तो ध्यान रखिएगा, परियोजना के औचित्य की बात तो बाद में होती है, कथन पहले होता है। तो औचित्य को काट दीजिए, कथन को रखिए दिमाग में, औचित्य को काट दीजिए। अब जब कथन आएगा तो कथन के बाद आपका उद्देश्य और लक्ष्य कि औचित्य स्थापन होगा, फिर लक्ष्य उद्देश्य आता है। हाँ ये काटिए, ऑप्शन सॉरी ए सही है। तो लक्ष्य बाद में आएगी, ऑप्शन ऑप्शन ए सही है। परियोजना का औचित्य मतलब फिर समझा दें। हाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट रहेगा। गॉट इट? सही पकड़ गए? ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। पृष्ठभूमि, समस्या का कथन, परियोजना का औचित्य, लक्ष्य और उद्देश्य, नियोजित क्रियाकलाप, उत्तरदायित्व का बंटवारा, क्रियान्वयन। ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। सर ये परियोजना का औचित्य बता दीजिए क्या होता है? मैडम परियोजना कौन सी समीक्षा? ये जो परियोजना का औचित्य स्थापन है, ये क्या समीक्षा से रिलेटेड है क्या? नहीं देखो यहाँ पे जस्टिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट, ये क्या कह सकते हो इसको? किसी चीज को अगर हम आपसे बात करें, जस्टिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट। कर रहे हैं सर, वकालत अच्छा आप लोग इतना बोलते हो ना कि फिर मेरी बतिये नहीं सुनते आप लोग, है कि नहीं? सर एक बार हिंदी में बताइए सर, एक बार। बता तो रहा हूँ आपको, इसका प्रोजेक्ट परियोजना का औचित्य और जो ये प्रोजेक्ट जस्टिफिकेशन लिखा हुआ है, ये बेसिकली आवश्यकता के आधार पे जो पर्टिकुलर सिचुएशन होते हैं उसका ये एक्सप्लेन करता है, व्याख्या करता है। ये क्या मतलब, कैसे? देखिए अगर कोई प्लान या परियोजना है, उस प्रोजेक्ट के परिप्रेक्ष्य में आप संगठन के द्वारा प्रस्तावित परियोजना को लागू करने के पक्ष में एक तर्क प्रस्तुत करते हैं, और यह इस बात का विस्तृत विवरण देता है कि क्षेत्र में परियोजना की आवश्यकता क्यों है।
ये आपको बताएगा जस्टिफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी परियोजना का औचित्य। क्या और स्पष्टीकरण करूं? नहीं सर, आगे समझ में, पर गोल्स पहले आएंगे फिर ये आएगा ना प्रोजेक्ट वाला। बिल्कुल मैडम, आगे किस पे, अच्छा स्टेप पे चल रहे, रुक जाओ। मेरा कहने का मतलब, सुन लीजिए एक बार, बात सुन लीजिए, मैं सुन, देखो मुद्दे और समस्या का वर्णन पहले करेंगे, समस्या पहले बताएंगे भाई, कम्युनिटी में ये समस्या, ये 75 समस्या बता दिया आपने, बताओगे हाँ या ना? भाई मैं आप लोगों का अगर हेड हूँ तो आप लोगों ने 10 समस्या लाया तो मेरे से आपने डिस्कस किया, तो मैंने कहा कि ऐसा करो 10 गोल को निकाल लीजिए और 10 गोल के परिप्रेक्ष्य में उद्देश्य बनाइए। आपने 10 गोल को निकाले और उद्देश्य बनाना शुरू किया, और जैसे ही आपने उद्देश्य बना लिया तो आपकी एक एक्टिविटी, मतलब आपने क्या किया, एक प्लान बनाया, मतलब एक गोल बनाया और उस गोल के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आपने प्लान एक्टिविटी बनाना शुरू कर दिया। ये भी बात समझ में आई? प्लान एक्टिविटी तक बात समझ में आ रही है? प्लान एक्टिविटी के बाद आपने डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या इस बात को आप क्या समझना चाहते हैं? डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, समझ में शब्द नहीं आ रहा है? जिम्मेदारियों का विभाजन होता है, हाँ जिम्मेदारियों का विभाजन, इसको हम लोग DOR के नाम से भी जानते हैं, आपको तुम्हारा मालूम होना चाहिए DOR है ना, ये एग्जाम में प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है। तो ये बेसिकली मेंटेनेंस करता है फैसिलिटीज़ को, सर्विसेज को, डिपार्टमेंट को। अगर मैं रिसोर्सेज कहता, संसाधन कहता तो आप तुरंत पकड़ लेते, लेकिन जब मैंने जिम्मेदारियों का विभाजन बोल दिया तो आप वहाँ पे सोचने लगे। मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, कभी कभी एक दृष्टिकोण के रूप में वर्णित किया जाता है जहाँ माता पिता प्रदान करते हैं और बच्चे निर्णय लेते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य, इसको फीडिंग मेथड के नाम से जाना जाता है, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को, है ना। तो भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का विभाजन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से। फिर आता है इम्प्लीमेशन के बारे में। अब इम्प्लीमेशन तो आप सब लोग जानते ही होंगे, क्या होता है? क्रियान्वयन, हाँ। अब यहाँ पे क्रिया आपकी संचालित, क्रियान्वयन मतलब क्रिया चालित, क्रिया स्टार्ट, फंक्शन एक्टिव स्टार्ट, ये आपका ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। तो आप लोग जरा मुझे बताओ 45, एक मिनट, एक महिला पीड़िता से सामाजिक रूप से कलंकित होने के बाद जीवन में समायोजन के निम्नलिखित चरणों का सही क्रम दर्शाती है। तो आप यहाँ पे क्या समझना उचित करेंगे? सर 2 3 1 4। आप कह रहे हो क्या बोल रहे हो? फिर से बोलो। 2 4 3। नहीं, ये नहीं होगा मैडम। 2 4 3 पहले परिहार और अपमान। परिहार और अपमान आएगा ना सर, पहले अपमान होगा फिर उसके सदमा और दर्द। एक महिला पीड़िता के सामाजिक रूप से कलंकित होने के बाद, कलंकित हो गई, कलंकित होने के बाद तो सदमा में पहुंचेगी। थर्ड फर्स्ट सेकंड, वो अनुकूलन लास्ट में होगा। अनुकूलन लास्ट में होगा। देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने क्या किया, यहाँ पर मुझे जो दर्द मिटाना था ना, इस चीज़ को समझ नहीं आ रहा था ये चीज़ क्या था, क्योंकि मैंने क्या किया, यहाँ पे एक अनुकूलन को देखा है और एक सदमा को देखा, 2 ही चीज़ों से मैंने इस प्रश्न का सही जवाब पकड़ लिया। इसका सही ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है। सबसे पहले जैसे यहाँ प्रश्न था कि महिला पीड़िता के सामाजिक कार्य से, सामाजिक रूप से कलंकित होने के बाद जीवन में समायोजन क्या होना है? समायोजित होना है, एडजस्ट होना है। तो उसका एडजस्ट क्या होगा? पहले तो सदमा में है, जिस कंडीशन में उसको रख लिया आपने, फिर आपने दर्द को मिटाने की क्रिया को स्टार्ट किया, फिर उसके बाद आपने परिहार, अपमान और फिर उसके बाद जी परिहार और अपमान आएगा ना? नहीं, परिहार और अपमान जो है आपका मैडम दर्द मिटाने के बाद की ही बात आएगी आपकी, है ना, दर्द मिटाने के बाद की बात आएगी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका सेकंड नंबर। अब इस प्रश्न को आप लोग करोगे या मैं करवाऊं ट्रिक से?
क्या क्या फॉलो करना चाहते हो? ट्रिक? चलो बताओ, 46 बताओ फिर। बी नंबर। सी? सर बी। हाँ, बी सही जवाब दिया है। देखिए ये रिकॉर्डेड क्लास है, ऐसे में भाई बच्चे देखेंगे सुनेंगे तो कहेंगे कि सर ये कौन सी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं ये समय की आपकी बचत के लिए। बाकी अगर आप पढ़ेंगे, मैंने पढ़ा रखा है कि पहले आप प्रश्न को पढ़ेंगे, ऑप्शन को पढ़ेंगे, फिर आप जाके गद्यांश को पढ़ेंगे, एग्जैक्ट आपको ऑप्शन बी ही मिलेगा और 110% आपको सही। ठीक है, कारण है बड़ा, आपने यहाँ पे महसूस बड़ा लगाया, और फिर उसके बाद सहज महसूस वाला एक शब्द देखा है। प्रश्न पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, 47 सही, थर्ड वेरी गुड, सही है ना, बहुत बढ़िया। 48 ए, 48 ठीक ठीक ठीक। 49 सी। ऐसे लाइन खींच लिया करो ना स्केल से, है कि नहीं? ये बड़ा है। चलो आगे। 50 का भी सी। तो ये देखो इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये आप देखेंगे भी किताबों में, बुक में भी ना, तो ये आयोग ने भी यही माना है, और ये सही भी है, ऐसी बात नहीं है। तो ये ट्रिक है, काम आती है, ऐसी बात नहीं कि नहीं काम आती है, बहुत जगह काम आती है। ये बच्चे गद्यांश में बच्चे यही काम करते हैं, शायद आप लोगों ने भी पहले ये किया था, है कि नहीं? क्या चीज़? पेपर में आएगा तो उसमें भी लगा सकते हैं। हाँ चलो, सर पूछ रहे हैं आपसे, सर फर्स्ट पेपर में ये ट्रिक लगा सकते हैं क्या हम लोग? फर्स्ट पेपर में काम नहीं आती। नहीं, फर्स्ट पेपर भरोसे मत रहेगा, थोड़ा सा आप उसमें ना, उसमें क्या होता है, जैसे मैंने कोई चीज़ बोला, जैसे देखा यहाँ पे बोल रहा हूँ, ये प्रश्न मान लो गद्यांश में है कि निम्न में से कौन सी विशेषता मानव समाज और पशु समाज का स्पष्ट रूप से अलग करती है। तो ये प्रश्न का जो उत्तर संस्कृति, सामूहिक जीवन, अंतरक्रिया और सीमा है ना, बेसिकली मैं आपको बता दूँ 80% गारंटी लेता हूँ कि ये ऑप्शन में नहीं मिलता है, उसका इनका अर्थ मिलेगा। इनका जानते हो, इनका अर्थ मिलता है, तो हमें अर्थ को समझना पड़ता है। वहाँ पे थोड़ा सा ये फर्स्ट पेपर हमें देखने को मिलता है, अर्थ समझना पड़ता है। करना ही पड़ता है। हाँ, लेकिन तरीका आपको वही अगर फॉलो करें ना, सबसे बढ़िया मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे प्रश्नों के जो प्रश्न पढ़ें, फिर ऑप्शन को देखें, और फिर उसके बाद ऑप्शन को देखने के बाद है ना, फिर गद्यांश को पढ़ने की कोशिश करें, और वहाँ पे अर्थ निकालें। जैसे जैसे पढ़ते जाएं, पढ़ते साथ साथ ना आप अर्थ भी निकालें, तो आपको ऑटोमेटिक वो चीज़ें समझ में आती भी रहेगी। तब वहाँ पे माइंड एक्टिव होकर काम भी करता है अच्छे से। इसीलिए मैं कहता हूँ फर्स्ट पेपर पहले करने से क्या हो जाता है, बच्चे बहुत डिमोटिवेट होने लगते हैं। इसलिए मैं ज़्यादा मोटिवेट उनको करता हूँ सेकंड पेपर से, क्योंकि डीमोटिवेट हो जाते हैं। बहुत सारे DI देखते हैं, मैथ, और ऐसा मैथ आता है, हो गया उनका कल्याण। फिर उसके बाद देख लेंगे DI के बाद हायर एजुकेशन का हो गया, फिर रिसर्च देख लिया तो भाई फिर तो बत्ती गुल, है ना। तो ये चीज़ें हो जाती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं इस तरीके के, बहुत पढ़ के जाते हैं पार्ट में, और ये गारंटी भी कि आप पढ़ के जाओ वही क्वेश्चन आ जाती है, तो मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। ये आप लोगों ने देखा है, वही उसके आधार पे आता है, इन्वायरमेंट वगैरह भी है। चलो आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। हाँ देखो, थर्ड पेपर आ गया, थर्ड पार्ट। तो इसमें देखिए सोशल वर्क में क्या पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मानव समाज को पशु समाज से स्पष्ट रूप से अलग करती है। भाई एक तो आप बताइए क्या, बस क्या बात है, क्यों विजय जी? देखो एक बालक है और वो भी पता नहीं चलता उनका। जी सर, जी सर। हाँ, बोल रहा करो भाई। आगे देखो, निम्नलिखित में से किसे सकारात्मक अन्यारोपण नहीं समझा जाता है? विश्वास को खोने की इच्छा। हाँ, विश्वास को खोने की इच्छा। चलो सही जवाब यही है। क्यों गणेश जी, सही है ना? मित्रता की इच्छा, सहायता और सामर्थ्य की इच्छा, मार्गदर्शन की इच्छा, ये तो अंतरारोपण के सकारात्मक परिप्रेक्ष्य में आएगा। विश्वास को खोने की इच्छा ये थोड़ी ना आता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। सर अन्यारोपण होता क्या है? क्या अन्यारोपण क्या होता है? अन्यारोपण नहीं समझा जाता। जो सकारात्मक अन्यारोपण, कितने लोग जानते हो भैया, बताना जरा। अन्यारोपण इंग्लिश दिखा दें? ट्रांसफरेंस। हाँ, ट्रांसफरेंस।
है ना। ट्रांसफेरेंस यही होता है ना भाई, बोलो। तो बोलते भी नहीं हो जल्दी आप लोग, बस वही अन्नारोपण हो गया, वो शिट, है ना, याद रखिएगा सभी लोग, है कि नहीं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3 आप पढ़िए, जवाब दीजिए मुझे जल्दी से, बताइए। बारथा रोनाल्ड सर, सही से बताना। हाँ सर सही है बात। हाँ सर काउंसलिंग तो इन्होंने ही बात करा। चलो अब तो इतना कंठस्थ हो जाते हो आप लोग कि मैं गलत चाहूँ भी करने के लिए आप लोगों का तो गलत हो भी नहीं सकता, क्योंकि आप लोग खुद बता देते हो, फिर मुझे भी समझा देते हो वहाँ पे। बहुत बढ़िया काम करते हो आप लोग। बर्था रेनाल्ड इज़ द राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सही जवाब, है ना। बर्था कैपेन रेनाल्ड का नाम है, ये अमेरिका समाज कार्यकर्ता है, दूसरे के बीच शक्ति आधारित अभ्यास और कट्टरपंथी समाज के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा सभी लोग, ये बहुत फेमस पर्सन है ये बर्था रेनाल्ड। बर्था रेनाल्ड ने व्यक्ति और समुदाय के बीच सामाजिक मामलों की जिम्मेदारी में एक अध्ययन कार्य भी किया है, समुदाय और व्यक्ति के साथ सन 1934 में काम किया था। और इसने जो है बताया था लर्निंग एंड टीचिंग इन द प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क। और ये भी बात 1942 में बर्था रेनाल्ड ने ही बोला था, इस बात को आप लोग सहमत रहना। मैरी रिचमंड, सोशल डायग्नोसिस, वर्ष बताओ सब, बोलो। 1917, व्हाट इज सोशल केस वर्क? 1922, ठीक है। फ्रेंडली विजिटर, 1899, हाँ 1899, ठीक है। और फ्रॉम टू चैरिटी सोशल वर्क, सर 22 तो है। 22 वही है, कंफर्म रहो, हाँ 22 है, 1922। फ्रॉम चैरिटी टू सोशल वर्क, बहुत बढ़िया, ठीक है, याद रखिएगा इसका। अच्छा आप मुझे बताइए जरा, प्रैक्टिस एंड सोशल, जी साइको सोशल थेरेपी सर। ओके, साइको सोशल थेरेपी, वेरी गुड। प्रैक्टिस ऑफ सोशल केस वर्क किसकी है? पुलिस का। अच्छा पता है इसका, एक आप बताओ जरा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष समाज कार्य का विभाजन किसने किया है, कौन बताएगा? पुलिस ने इसीलिए किया था। अच्छा जी, चलो जितने प्रश्न इससे आप पूछे गए थे वो हम लोगों ने रिपीट कर लिए। विलियम रीड के बारे में जानते हो? टास्क सेंटर। ये किसके हस्बैंड हैं? लॉरा। अच्छा, लोरा के हस्बैंड है भाई, है ना। ऐसे पढ़ो, समय है पढ़ो ऐसे, है ना। प्रत्यक्षीकरण कौन होता है बताइए ना। प्रत्यक्षीकरण हमेशा कैसा होता है? इंद्रियों द्वारा ग्रहण। प्रत्यक्षीकरण का मतलब सर इंग्लिश क्या होगी इसकी? लो भैया इंग्लिश देख लो। परसेप्शन। परसेप्शन, तो ये पॉजिटिव होगा ना, सब्जेक्टिव नेगेटिव नहीं, ये तो पॉजिटिव होना चाहिए इसका। सर ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। परसेप्शन हैज ऑलवेज बीन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। हाँ बिल्कुल सही, अलग अलग। देखो मेरा कहने वाला परसेप्शन मतलब प्रत्यक्षीकरण, इंद्रियों का ग्रहण और बोध और प्रत्यक्षण ही होता है। बेसिकली जब हम यहाँ पर हम बात करते हैं जब भी कभी प्रत्यक्षीकरण के बारे में, तो प्रत्यक्षीकरण एक आत्मगत प्रक्रिया है। प्रत्यक्षीकरण पूर्णतः आत्मगत और व्यक्तिक प्रक्रिया होने के नाते हम लोग इसको सब्जेक्टिव समझते हैं। और यही कारण है कि वस्तु और उद्दीपक परिस्थिति का प्रत्यक्षात्मक या प्रत्यक्षण प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग होता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति यूनिक होता है ना। ये पॉजिटिव नेगेटिव तो दोनों ही हो सकता है, कोई किसी चीज को सही नहीं, भी ले सकता है, नेगेटिव भी ले सकता है, हर इंसान का अलग अलग है ना परसेप्शन। आप दूसरे रास्ते पे चले गए। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे आत्मगत प्रतिक्रिया की बात मैं कर रहा हूँ। परसेप्शन आत्मगत प्रतिक्रिया को ही रिप्रेजेंट करती है, उद्दीपक की परिस्थिति का रिप्रेजेंट करती है उद्दीपक। अब वो व्यक्ति का, अब अगर आप सोच रहे हैं तो भाई व्यक्ति तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव वाले भी एक्टिविटी आ सकती है, तो बात सत्य है। तीसरा चौथा जो ऑप्शन है ना, मैं उसके लिए बोल रही हूँ कि ये तो दोनों हो ही सकते हैं, हो भी सकते हैं। अच्छा। हाँ अच्छा, ये मैं समझ गया। नहीं हाँ, ऐसे में ये प्रश्न बहुत सिली वैसा बन जाएगा, है ना। मज़ा भी नहीं आएगा कि आपसे परसेप्शन का 2 टाइप पूछ लिया जाए। तो ये तो सिंपल सी बात है भाई, समाज में 2 ही बात होती है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव,
है ना। नेगेटिव के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ आती है, पॉजिटिव के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ आती है, परंतु अगर हम बात करें इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे आइए। सिक्स, बताइए किसी व्यक्ति वस्तु या स्थिति के प्रति एक साथ तीव्र स्नेह और घृणा को क्या कहा जाता है? पता है निसंगतता। कि एक परिभाषा संज्ञा में पढ़ाई जाती थी पहले, किसी वस्तु व्यक्ति स्थान के नाम को क्या बोला जाता है? संज्ञा ना। संज्ञा। हाँ, ऐसे ही शब्द लग रहा है ना, देख नहीं रहे हो प्रश्न? तीव्र प्यार घृणा हाँ, का होना। तो इसका सही जवाब क्या आप देना चाहेंगे मुझे? सी। ये बता रहे हो आप लोग? अच्छा सी सर, सी उभयवादिता भी लग सकता है, दोनों लग रहा है। अच्छा, उभयवादिता भी हो सकता है। ओके, लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो 5वां नंबर का है ना, ये उभयवादिता ही है। इसी को द्वैत वृत्ति एग्जाम में पता है आप लोगों से क्या पूछा जाता है? क्या पूछा जाता है इसकी जगह पे? हाँ सर याद आ गया, प्यार और घृणा मतलब दो बातें हो रही है ना, हाँ। उभयभाविता होगा। हाँ, तो यानी एक प्रकार से दुतरफा द्वैत वृत्ति, द्वैत वृत्ति या उभयभाविता, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस चीज़ से। उदासीनता, अगर हम बात करते हैं ना, उदासीनता बेसिकली व्यक्ति वस्तु के प्रति रुचि और भावना में कभी उदासीनता मानसिक अस्वस्थ, है ना, जैसे लक्षणों को रिप्रेजेंट करने लगता है उदासीनता। और स्वीकरण तो आपको मालूम होना चाहिए कि स्वीकरण करने या स्वीकार होने की क्रिया को बोला जाता है। एकांत और निसंगतता ना एकांत को ही कहा जाता है। अलग और अकेला होने की स्थिति पर अलगाव और किसी व्यक्ति या वस्तु को अलग करने का अर्थ पृथक्करण कहलाता है। तो लोगों के साथ संपर्क में कमी की बात करता है, तो निसंगतता बोलते हैं उसको। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, ये देखिए मैंने साथ पढ़ाया है इनके बारे में, जेंटलमैन एंड डक्कन के अनुसार सामाजिक क्रिया की रणनीति के बारे में। पीटर के बारे में, पीटर ड्रीवर के बारे में भी बात किया है ना? बोलिए। आर्थिक रणनीति आएगा। सामुदायिक विकास के अपने अनुभव से 4 विकासात्मक रणनीति की बात किया था सामाजिक क्रिया को ध्यान में रखते हुए। तो मैं आपको बताऊं इसमें से रणनीति इसकी 4 कौन कौन सी थी। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, समझ सकते हो आप लोग। तो एक था शिक्षा रणनीति। शिक्षा रणनीति है ऑप्शन में, ठीक है। कहाँ है शिक्षा? शक्ति, अच्छा पहला है, हाँ पहला है। चार्ज लगाना जरा। दूसरी बात अगर हम करेंगे, प्रेरक रणनीति कहीं है? प्रेरक छोड़ो, अच्छा शक्ति लिखा है। चलो देखते हैं अभी। सुविधा रणनीति कहाँ पे है? सुविधा, सुगमकारी। आर्थिक रणनीति का है? आर्थिक नहीं, शक्ति होगा, शक्ति रणनीति, आर्थिक नहीं है, शक्ति रणनीति के, आर्थिक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही है ना? बी करेक्ट है इसका। ठीक है, चौथा क्या था? चारों लिख लीजिए आप, मैं बोल देता हूँ। शिक्षा, प्रेरक, सुविधा की सुगम कार्य बोला जाता है, और शक्ति। टर्नबी हॉल किसने स्थापित किया था? जेम्स एडम्स। ओके, और कोई बताना चाहेंगे? टर्नबी हॉल देखो सन 1884 में सैमुअल और हेनरिस बर्नेट द्वारा बनाया गया। और सैमुअल ब्रिटेन के विजेता चर्च थे, और हेनरीटा एक शिक्षिका थी, परोपकारी और सामाजिक कार्यकर्ता थे। और हेनरी स्ट्रेट की जब स्थापना हुई तो वो 1893 में हुआ, हेनरी स्ट्रेट का, क्योंकि अपने नाम पे क्या था, प्राप्त किया था इन्होंने उसी के आधार पे ही। और एक रॉकफोर्ट विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1847 में। ये 1893 है ना, सॉरी, है ना।
तो जेम्स एडम्स मत मानिए आप इनको, ये जेम्स एडम्स ना समाज सुधारक हैं, यूएसए के प्रमुख नेता रह चुके हैं, विश्व शांति के वकालत किया इन्होंने, लोकतंत्र के सामाजिक नैतिकता के बारे में सन 1912 में चर्चा भी किया था। सेटलमेंट मोमेंट हाउस में 1880 के दौरान में इनकी एक अहम भूमिका भी देखने को मिली है जेम्स एडम्स की, है ना। तो ये दान संगठन समिति आंदोलन के अंतर्गत की प्रक्रिया संचालित करते हैं। बेसिकली समाज कार्य के जब कभी पूछा भी जाता है जनक के रूप में, तो हमारे सामने यही नाम लेकर आते हैं, जेम्स एडम्स ही आते हैं हमारे सामने सोशल वर्क सर में, हल हाउस के लिए आ जाएंगे, सही है ना। हल हाउस के लिए भी आते हैं, वो तो है ही है, हल हाउस के लिए, सेटलमेंट हाउस के लिए आते हैं ये। इसके नाम पर ऊपर नॉट कैनल वर्नेट की है। नहीं, ऑप्शन तो आपका पहला सही है, मैंने यहाँ पे जेम्स एडम्स के बारे में बताया है। और मैरी वर्ड के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। मैरी वर्ड फ्रांस के सक्रिय बहनों के एक समुदाय की स्थापना की थी। सक्रिय बहनों की एक समुदाय, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो कैथोलिक विश्वास को संचालित करने के लिए जो है इन्होंने काफ़ी अच्छा यहाँ पे काम किया था, ठीक है। सर डायनेमी हॉल कैसे लोगों के लिए था? कौन सा? डायनेमी हॉल कैसे लोगों के लिए था? ये देखो वही था जो जो गरीब व्यक्ति थे, है ना, उनके स्लम्स के लिए बनाया। कैथोलिक, हाँ, कैथोलिक चर्च, जो कैथोलिक के माध्यम से, चर्च के माध्यम से लोगों को जोड़ा जाता था। कम्युनिटी के लोग हो सकते हैं, समूह के लोग हो सकते थे, ऐसे लोग। टोटली देखो, अगर आप कभी भी हिस्ट्री पढ़ेंगे समाज कार्य का ना, तो टोटली बेसिकली वो गरीब लोगों को एक प्रकार से समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का ही प्रयास किया गया था, है ना, उनको जोड़ने का ही प्रयास किया गया। इस बात को आप सभी लोग याद रखेंगे कभी भी एग्जाम में अगर हिस्ट्री पूछा था तो। और एक गिलक्राइस्ट महोदय हैं, गिलक्राइस्ट महोदय ने जो है एल्डर मेडिकल केयर में एक सोशल वर्कर थे, और इन्होंने हर मरीज की धर्मशाला के माध्यम से उनको समुदाय की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया गया था। और इनको बोला था वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता। वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता कौन माना गया था? गिलक्राइस्ट को माना गया था वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता। सेटलमेंट हाउस किसे या किस पर आधारित है? समुदाय आधारित शायद कह रहे हो, सही है ये डी। सही है, समुदाय आधारित। डी आपका सही है, समुदाय आधारित है। तो सामुदायिक संगठन की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी में जो है दान संगठन समिति के माध्यम से हुआ था, और दान संगठन समिति आधुनिक सामुदायिक संगठन की एक आधारशिला रखी गई थी 1889 में। व्यवस्था गृह आंदोलन में 1880 को दौरान में यूके से ये प्रारंभ हुआ था। हालांकि यूके में जब हम बात करते हैं तो 1869 आता है, यूएसए की बात करते हैं तो 1877 का आता है COS के बारे में, और पहला पड़ोसी गिल्ड की जब बात करते हैं तो भी कम्युनिटी पर काम किया है, 1886 आता है यूके का, है ना। ठीक है, इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो बस करो, आज के लिए इतना ही रखिए आप लोग, है ना, ठीक है ना। ओके सर। चलो, 8 PM वाली क्लास होगी क्या?